तो आगे फिर दूसरा एक मेथड है हेट्रोस्किडास्टिसिटी चेक करने का, गोल्डफेल्ड टेस्ट उसे कहते हैं। वो फिर स्टार्ट कर लें आज। आपके पास दो कॉलम है, फर्ज करें वाई, और ये कोई 10 वैल्यूज का मैं डाटा ले लेता हूँ। वैसे आमतौर पे ये ज्यादा सूटेबल होता है अगर आपके पास वैल्यूज 20 से ज्यादा हो। उससे छोटी हो तो स्पीयरमैन सूट करता है, लेकिन आपको समझाने के लिए छोटा डाटा एक ले लेते हैं। y इक्वल टू, आपको वो कहता है चेक हेट्रोस्किडास्टिसिटी डाटा में है कि नहीं। चेक, सबसे पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है, डाटा को x के अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपने। अरेंज्ड डाटा अकॉर्डिंग टू x। तो यहाँ पे x का कॉलम पहले लिख लें, y लिख लें। x के, अच्छा इसमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, चलें अभी फिलहाल हम सिंपल केस करते हैं। इसको 4 कर लें, इसको 5 कर लें, ताकि रिपीट वाली वैल्यूज खत्म हो। अब कोई रिपीट तो नहीं हो रही। -1 -2 ये 0 है, इसको आप -2 सबसे पहले लिखेंगे, और इसके साथ पूरा पेयर उठाना है हमने, सिर्फ x को नहीं उठाना। समझे बात। 0, फिर ये डाटा हमने अरेंज कर लिया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू x। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इस डाटा की, अरेंज डाटा की दरमियान वाली 25% वैल्यू स्किप करनी है। कितने परसेंट? 25%। ये वैल्यूज आपके पास 10 गिवन है, इसका 25% बनता है 2.5। तो 2.5 तो स्किप हम करने से रहे, तो आप दो स्किप कर दें या तीन स्किप कर दें। अगर मैं तीन दरमियान वाली वैल्यू स्किप कर देता हूं, 1 2 3, तो पीछे कितनी वैल्यूज बचती हैं? 7 में से एक सबसेट, यानी कि ऊपर 4 वैल्यूज होंगी, नीचे 3 होंगी। एक सेट हमें 4 वैल्यूज का बनाना पड़ेगा, एक 3 वैल्यूज का बनाना पड़ेगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों सबसेट की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम इस चीज को देखते हुए दरमियान वाली इतनी वैल्यू स्किप करेंगे कि ऊपर वाले पोर्शन में भी उतनी वैल्यूज हों जितनी नीचे वाले पोर्शन में हो। तो दरमियान वाली दो स्किप कर देते हैं, 1 2 3, ये वाली दो स्किप कर दी हमने। तो हमारे पास 4 ऊपर बच गई, 4 नीचे। ऊपर वाली वैल्यूज 4, इसको आप बोल दें सबसेट 1। x1 y1, -2 1 -1 0 0 5 1 3। आगे इसके कोई कॉलम बनेंगे 4 5। इसी तरह आगे आप कुछ स्पेस छोड़ के इधर लिखें सबसेट 2। इसे x2 बोल दें, y2 बोल दें। तो 4 -1 5 4 6 7 7 8, इसके कोई 4 5 कॉलम बनेंगे। हमने 3 काम किए। सबसे पहले डाटा को अकॉर्डिंग टू x अरेंज किया, उसके बाद दरमियान वाली 25% की रेशो, उसके रूल को सामने रखते हुए वैल्यूज स्किप कर दें। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज का एक सबसेट 1 बना लिया, एक सबसेट 2। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, एक सेट 1 से एक सेट 2 से। इधर से जो बनेगी ना, y1 इक्वल α1 प्लस β1 x1। इधर से बनेगी y2 इक्वल α2 प्लस β2 x2। तो β1 का फार्मूला क्या होता है? n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर।
अब ये वन वन लगा दें, एक्स वन है वाई वन है, समेशन एक्स वन वाई वन एक्स वन वन का स्क्वायर। इधर बीटा टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टू वाई टू है, तो ये टू टू लगा दें, एक्स टू वाई टू 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 टू। सही हो गया। हाँ, अब आगे एक्स वन वाई वन ये कॉलम बनेगा, वो आ गया जी -2003 एक्स वन का स्क्वायर, ये आ गया 4101। इसी को हमने जमा किया, 5 और 1 6, 1 9 -2। इसी तरह यहाँ पे वर्किंग की हमने, तो ये एक्स टू वाई टू बन गया एक कॉलम, ये आ गया जी -4 20 42 56। और एक्स टू का स्क्वायर जब किया, 16 20 36 49। इन तमाम वैल्यूज को सम करें जरा। बीटा वन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और इधर से मुझे बताएं क्या आंसर आया। 4 इंटू 0.1 आ गया बीटा वन, ये बीटा टू आ गया। अब आगे आपने अल्फा वन निकालना है और अल्फा टू निकालना है, वो आपको समझ लग गई होगी। अल्फा वन वाई वन बार माइनस बीटा एक्स वन बार। इसी तरह अल्फा टू वाई टू बार माइनस बीटा टू एक्स टू बार। वाई वाई बार निकालें जरा दोनों के, फिर एक्स बार भी निकालें। 9/4, ये 2.25 हो गया मेरे ख्याल से पहले पार्ट का। वाई वन वाई टू बार 4.5, वाई वन बार दूसरा आ गया 2.25, 2.25। वाई इसी वन तरह बार 2.25। इसी तरह एक्स वन बार बताएं, -2/4 -0.5, और एक्स टू बार 22/4 यस, -0.5। 5.5 हो गया और जी। ये कितना है? 5.5। ओके, एक्स की बार 5.5। इन वैल्यूज को पुट करें, अल्फा वन बताएं क्या आया और अल्फा टू क्या आया। सर अल्फा टू मेरा तो 12 आया है। हाँ जी, अल्फा वन बताएं ना। सर अल्फा वन 2.8 आया है। लें जी, अब दोनों और इक्वेशंस हमारी जो एस्टिमेट हुई, एक तो आ गई वाई वन इक्वल 2.8 प्लस 1.1 इंटू एक्स वन, ये वाई वन कैप आ गया। इसी तरह वाई टू कैप हमने निकाल लिया, 12 प्लस 3 इंटू एक्स टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इधर वाई टू कैप का कॉलम बन जाएगा, ये दो कॉलम बन गए दोनों तरफ। आगे वाई माइनस वाई कैप का कॉलम बनाना है, जिसे ई वन बोलेंगे। ओके इधर भी सर, आप, यानी कर लेंगे। हाँ, जिसे ई टू बोलेंगे। और लास्ट कॉलम ई वन स्क्वायर निकल आएगा, और इधर से क्या निकल आएगा, ई टू स्क्वायर। P2 स्क्वायर। तो आपको ये दो कॉलम ही चाहिए। इसके बाद जो गोल्डफेल्ड की वैल्यू का आंसर है, एफ इक्वल सुमेशन ई टू स्क्वायर अवर सुमेशन ई वन स्क्वायर।
इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, एफ का आंसर निकल आएगा। उसका फाइनल आंसर मेरा आया था 265.28 एफ का मतलब। तो एफ यही हम फिलहाल मान लेते हैं इसको कि ये ठीक निकला है। आगे अब इसकी टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है बोला, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये डेवलप करने हैं। हाँ भाई, कौन लिखवाएगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ही हो रहा है। अल्फा लिखेंगे हम 0.05 सर। नंबर 3 पे टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में अब यहाँ पे इसका फार्मूला आपने याद रखना है। गोल्डफेल्ड का फार्मूला चेंज है, डर्बन वटसन का चेंज है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का चेंज है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने फार्मूला लिखना है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, समेशन E2 स्क्वायर ओवर समेशन E1 स्क्वायर। V1 V2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस एफ टेस्ट में आपकी दो तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम चलती है, एक V1 एक V2। अब V1 और V2 क्या होगा, आपने जितने मेंबर्स के सबसेट 1 और सबसेट 2 लिए, V1 और V2 होगा आपका। कितने कितने एलिमेंट का सेट 1 सेट 2 था आपका? सर 4 थे। चार चार थे। तो V1 V2, ये V1 इक्वल है V2 के, ये इक्वल है 4 के। गोल्डफेल्ड में हमेशा V1 और V2 बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सेट 1 और सेट 2 की तादाद अरकान की वो बराबर होती है। वैसे गोल्डफेल्ड के अलावा अगर चलें, आप एफ टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइक ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हैं रिग्रेशन वाले चैप्टर में, उसमें V1 और V2 डिफरेंट होंगे। गोल्डफेल्ड में V1 और V2 सेम होते हैं। वैसे इसका जो फार्मूला है V1 का n-c/2। अब ये C क्या है, जितने एलिमेंट आपने स्किप किए। मसलन आपकी पॉपुलेशन थी 10 की, 10 में से आपने दो एलिमेंट स्किप कर दिए, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, 8/2 किया, तो ये आ गया 4। तो 4 का ही आपने सेट लिया था ना एक, ये भी आपका n-c/2। इसको बेशक n1 कहते हैं, n एक ही आपका n-c/2 ही रहेगा V1 V2। एफ टेस्ट के बाद आपकी आ गई क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में एफ, ये वन टेल टेस्ट होता है एफ टेस्ट हमेशा, और ब्रैकेट में V1 V2 बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये पीछे एफ के टेबल में जाएं जल्दी से, 0.05 वाले मुझे एक पेज। बात पूछनी है। हाँ जी। सर बात ये है कि देखें, ये भी तो टू टेल टेस्ट ही है, तो इसमें हमने इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? हाँ जी, आपने याद रखना है एफ टेस्ट कभी भी टू टेल होता ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टीज हमने स्टैट में की हुई हैं। ये हमेशा वन टेल टेस्ट होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ये हमेशा बनता है इस तरह का। ओके। और इसका क्रिटिकल रीजन ही साइड पे आता है। टी टेस्ट वो टू टेल हो सकता है, जी टेस्ट टू टेल हो सकता है, लेकिन एफ टेस्ट हमेशा वन टेल होता है। वो पीछे एफ के टेबल में जाएं, देख के जरा जल्दी से मुझे बता दें। V1 V2, इस तरफ V1 की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, इधर से 4 लोकेट करें कहाँ पे है,
इधर भी 4 देखें कहाँ पे है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाली वैल्यू आपने मुझे बतानी है, लेकिन हाँ याद रखें 0.05 अल्फा ये होना चाहिए। किधर आप अल्फा 0.1 वाले में देख रहे हो तो गलत हो जाएगा, 0.025 में देख रहे हो वो भी गलत हो जाएगा। सर 6.39। 6.39। आगे फिर आपका नंबर 5 पे है कंक्लूजन। इसमें आपने ये किया पहले काम, ये वो बेशक आप स्टेप 4 क्रिटिकल रीजन में बनाए ये आ गई। ये आपका क्रिटिकल रीजन है। और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 6.39 पे। गल बद गई है मुख्तारिया। आपका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो 6.39 से फार अवे है, तो क्रिटिकल रीजन में ही वो आएगा कहीं पे। 265 समथिंग था, तो वो क्रिटिकल रीजन में ही आ रहा है। दी कैलकुलेटेड सिटी मौजूद है फंक्शन में, आंसर है। जो कैलकुलेटेड है ना उसे एफ स्टेरिक बोल दें, वो ग्रेटर है सर मुझे वो बना दें। एफ अच्छा। एल्फा V1 V2। क्या हुआ? एक एक्स का, दूसरा ई का। 3 - 2.7। क्वेश्चन में क्या लगाएंगे आप? सर इसमें गोल्ड फेल्ड लगेगा, तो पियरमैन क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सर हमारे पास वाई नहीं है। तो वाइस पियरमैन में कब चाहिए होता है? नहीं सर लग सकता है, क्योंकि हम इसकी रैंकिंग कर सकते हैं। तो इन दो की रैंकिंग ही हमने करनी है। इस पे एक काम करते हैं, स्पीयरमैन और गोल्डफेल्ड दोनों लगा लेते हैं। लेकिन गोल्डफेल्ड लगाने के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, स्पीयरमैन लगाने के लिए अरेंज नहीं करना। ठीक है, तो इसको किस मेथड से कर लें जी, जल्दी से बताएं। सर स्पेयरमैन। इधर मैं उसकी आपको प्रैक्टिस जिसकी आपको लग रहा है कि काम है मैं उसे करवा दूं, तो जल्दी बताएं किससे करवा दूं। सर गोल्ड वाले तरीके से करवाते हैं। गोल्ड वाले तरीके से कर लेते। सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। गोल्डफेल्ड मेथड की हेडिंग देते हैं, अरेंज्ड डाटा। दोबारा बताओ अब। सर 1 होगा और उसमें 1.53 होगा। हाँ जी, अब आइयो सही ट्रैक पे आगे। और आगे सर 3 होगा, -2.7 हो जाएगा। आगे 4 सर 0.31 है। सर यहाँ से मेरी स्क्रीन खराब है इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा, आप देख लें हाँ सही 4 है के आगे। सामने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 4 के बाद 7 आ रहा है सर। ठीक है आगे। 7 के बाद 8। 0.05 आगे। 9 9 0.02 0.02। आगे। ठीक है, और फिर सर 10 10 फिर 11 0.23। 11 ये क्या तरतीब से ही आ गया वैल्यू, -0.01। फिर हो जाएगा डायरेक्ट 17। नहीं सर 13 13 13 -0.03 और 17 17। 0.52। 10 होगी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.53 का स्क्वायर बताएं जल्दी से क्या आता है? 2.3409। आगे 2.34 दो दो वैल्यू से लिखवाती जाए। 7.29, 7.29, 0.09, 0.09, 0.27, हम्म 2.5, 0.00225। 0.025 होगा, 00 कहाँ से आ गया? जी सर, 0.25। आगे 0.02 को करो। सर 0.04, हम्म 0.0529। ये ऊपर वाला 0.25 था। जी सर, 529। 0.23 का स्क्वायर क्या है? 0.0529, 52। 52953 हो गया ना, आगे चलो। सर 0.01, 0.01 का स्क्वायर भी 0.01 है। आगे सर 0.09, हम्म 0.27। 0.27 बिल्कुल ठीक। अब सी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2। 10 में से दो वैल्यूज हमने स्किप की, तो दरमियान वाली दो आपने स्किप कर देनी है। 1 2 3 4, पांचवी और छठी, ये वैल्यूज सर हर आपने। बार हम हर बार नहीं ना, यही तो बात है, मैंने रूल बताया था नहीं था। 5% डाटा को हमने एक्सक्लूड करना होता है इसमें से। जी, दरमियान वाला 25% डाटा हमने खत्म करना होता है। अब 25, 10 का 25% बनता है 2.5। 2.5 वैल्यूज को तो काटने से रहे, या तो 3 काटेंगे या 2 काटेंगे। अगर 3 काटेंगे तो पीछे बराबर बराबर दो सेट नहीं बनेंगे हमारे, क्योंकि 7 वैल्यूज रह जाएंगी। उन 7 को दो सेट में बनाना पॉसिबल नहीं है, वैल्यूज इक्वल इक्वल होनी चाहिए दोनों सेट की। इसलिए हमने दरमियान वाली दो काटनी है। इन केस जहाँ पे वैल्यूज 10 है, 10 के अलावा कुछ और वैल्यूज हो जाएं, 25% वाला मेथड जेन में रखना है आपने, उसके आसपास ही आपने काटनी है वैल्यूज। ठीक है, तो सी यहाँ पे मैंने रख लिया। ये कटिंग जितनी करनी है वो दो वैल्यूज की, सी इक्वल टू 2 है, तो सेट 1। इधर आ गया सेट 2। इधर आपका एक्स ई E1 हो गया, ये E1 स्क्वायर हो गया। इधर आपका एक्स E2 हो गया, E2 स्क्वायर हो गया। पहली चार वैल्यूज 1347। आगे ई की वैल्यूज 1.53 -2.7, 0.31 -0.52। ई स्केयर की वैल्यूज आ गई 2.34, 7.29, 0.09, 0.27। आखिरी चार वैल्यूज 10, 11, 13, 17, और उनकी ई की वैल्यू 0.23, -0.01, -0.03, 0.52, और E2 स्केयर हो गया 0.053, 0.01, 0.09, 0.27। इसको सम कर लें जल्दी से। समेशन E2 स्केयर निकल आएगा यहाँ से, यहाँ से समेशन E1 स्केयर निकलेगा। दोनों की वैल्यूज बताएं जरा जल्दी। जी सर, E1 की 9.99, सर 0.423, 423। 0.423। एफ summation E2 square over summation E1 square, 0.423 over 9.99। तो ये एफ क्या आ गया, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 0.0423 सर। 0.0423। अच्छा जी, अब बताएं क्या है एफ।
जी सर 0.0423। 423, अच्छा जी, ठीक है। लें जी, ये आपका कैलकुलेटेड रिजल्ट आ गया है, और इस कैलकुलेटेड वैल्यू को देख के ही पता चल गया है कि आपका क्रिटिकल रीजन वो एक्सेप्टेंस में लाई करेगी ये वैल्यू। वो 5 स्टेप प्रोसीजर तो आप कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं। जी सर कर लेंगे वो। टेस्टिंग क्रिटिकल रीजन, उसमें आपको चाहिए एफ एल्फा V1 V2 एफ 0.0544। इसको जब हमने टेबल में देखा था 0.0544 को, क्या वैल्यू आई थी? 4 पॉइंट समथिंग था मेरे ख्याल से। सर 6.23 था। 6.23। और ये आप डिजाइन बना दें, ये कर लें, यहाँ पे 6.23 हो गया, पीछे एक्सेप्टेंस है। और आपका ये जो रिजल्ट है, ये 0 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ पे कहीं पे एक्सेप्टेंस में आ रहा है ना, एफ लेस देन है एफ एल्फा V1 V2 से। तो वैल्यू आपकी एक्सेप्टेंस में लाई कर रही है। एक्सेप्टेंस में आप क्या लिखेंगे? वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, so we accept null hypothesis, which means that there is no heteroscedasticity in the data.